योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। संस्कृतशौर्यम् इत्यस्मिन् आमुखपटले भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायां ह्यस्तनदिने स्फुटभूपरिधिमानं कथम् आनेतव्यम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा व्यधायि मया। अद्य ततः अग्रे देशान्तरस्य विषये देशान्तरफलस्य विषये चर्चा विधीयते। तत्र ह्यस्तनदिने यः श्लोकः मया अपाठि लम्बज्याघ्नस्त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधिः स्वकः खलु। तर्हि स्वकः भूपरिधिः कथम् आनेतव्यः इत्येतदर्थं मया ह्यस्तनदिने एव प्रादर्शि यत् यः मध्यमभूपरिधिः वर्तते, असौ मध्यमभूपरिधिः यदा लम्बज्जया संगुण्य त्रिज्यया विभज्यते चेत् स्पष्टभूपरिधेः ज्ञानं भवितुं शक्यते खलु इति कश्चन क्रमः वर्तते स्फुटभूपरिधेः ज्ञानस्य। सम्प्रति ततः अग्रे एकदा यदा स्फुटभूपरिधेः ज्ञानं लब्धं तदनु देशान्तरस्य ज्ञानम् अपेक्षते। यतोहि देशान्तरं नाम द्वयोः देशयोः अंतरम, जो दो देशों का अंतर है वही देशांतर है। आंग्ल भाषायाम् इदं लॉन्जिट्यूड इति उच्यते, LONGITUDE लॉन्जिट्यूड। तर्हि यह देशांतर द्वयोः देशयोः कीदृग्विधमन्तरं तु पूर्वापरमन्तरं नाम कः देशः कस्मात् देशात् प्राक् वर्तते अथवा कः देशः कस्मात् देशात् प्रतीच्यां वर्तते इति एतद्विधं यत् ज्ञानं वर्तते खलु तदेव देशान्तरमिति उच्यते, देशान्तरज्ञानम्। उदाहरणेन एवम् अवगन्तुं शक्यते यत् सम्प्रति अहं जयपुरे वसामि, किञ्च लखनौ मम भूमिः वर्तते, नेटिव् प्लेस् मम वर्तते, जन्मभूमिः वक्तुं शक्यते। वस्तुतः जन्म तु मम तत्र न अभूत्, परन्तु चिन्ता नास्ति, तद्विषये चर्चा न विधेया। चिन्तयतु, नाम पुरद्वयं वर्तते, जयपुरम् अथ च लखनौपुरी नगरद्वयं। तर्हि एतयोः मध्ये लखनौ नगरात् जयपुरनगरं पश्चिमे भवति, एवञ्च तथैव जयपुरनगरात् लखनौ नगरं पूर्वदिशि वर्तते खलु। तर्हि इदमेव प्राक् परान्तरं यद्वर्तते तदेव देशान्तरमिति उच्यते आधुनिकैः भूगोलविद्या विचक्षणैः। तेषां मते तु कयोश्चिदपि द्वयोः देशयोः अन्तरं प्राक् पूर्वापरमन्तरं देशान्तरं भवितुमर्हति। यथा इदं तु नगरान्तरम् आसीत्, तथैव चिन्तयतु इंग्लैण्ड् देशः वर्तते अथ च भारतदेशः। तर्हि एतयोः मध्ये इंग्लैण्ड् देशः पश्चिमदिशि वर्तते, नाम भारतदेशात् पश्चिमे इंग्लैण्ड् देशः, एवञ्च इंग्लैण्ड् देशात् पूर्वे भारतदेशः वर्तते। एवम् इदं द्वयोः प्राक्परान्तरं देशयोः प्राक्परान्तरं यद्वर्तते तदेव देशान्तरं खलु। तद् इयं परिभाषा वर्तते खलु देशान्तरस्य, इयम् आधुनिकैः प्रदत्ता परिभाषा, प्राच्यैः न तथा व्यधायि। तैः तु काचित् रेखा, किमपि सूत्रं, किमपि वृत्तमेकं निर्धारितं भुवि, यस्मात् प्राक् अथवा परे भवतः स्थितिः वर्तते, स्वदेशः वर्तते। या रेखा, यत् सूत्रं, यच्च वृत्तं व्यधायि निर्णायि प्राच्यैः तद् वर्तते रेखादेशम्। तत् किं वर्तते? रेखादेशम्। एक रेखादेश की कल्पना की और कहा कि
इस रेखा देश से अगर आप पूर्व में हैं या इस रेखा देश से आप पश्चिम में रहेंगे, आप रेखा तरी किम अभूत रेखा स्वदेशयो हो यदंतरम वर्तते रेखा देश स्वदेशयो हो यदंतरम वर्तते पूर्वापरम तदेव देशांतरम इति खलु। इस तरीके से जैसे ये आप देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है ना। अब पृथ्वी में ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक क्लियर है ना। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव यानी ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, तो ये उत्तर दिशा हो गई तो ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि ये जो आप वृत्त देख रहे हैं ना, ये वाला ये विषुवत वृत्त है, ये भूमध्य वृत्त है, ये पृथ्वी को भूमध्य वृत्त यानी कि पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है, यानी कि यहां से पृथ्वी दो भागों में बंट सकती है। कैसे बंट सकती है? यहाँ ये हिस्सा इसका उत्तरी गोलार्ध, ये हिस्सा इसका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये हो गया इस भूमध्य वृत्त से, ठीक है ना। इसी भूमध्य वृत्त को आप क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त बोलते हैं। तो ये ऐसा एक बात और प्रश्न मैं स्वयं किए लेता हूँ। जब गोल है तो गोल में तो आप ऐसे काटेंगे तब भी आधा कटेगा, ऐसे काटेंगे तब भी आधा कटेगा, ऐसे मैं काटूं तब भी आधा कटेगा, ऐसे काटूं तब भी आधा कटेगा, हर तरीके से उसे आधा ही कटना है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे ही क्यों भूमध्य वृत्त बोले हैं, ये प्रश्न हुआ है ना। कि जब मैं पृथ्वी को ऐसे भी काट सकता हूं, ऐसे भी काट सकता हूं, कैसे भी काट सकता हूं। इसमें जो छेदित प्रदेश है ना, यानी कि आप जो काट रहे हैं तो जो शर्त क्या है कि वो सेंटर से होकर जाना चाहिए, गर्भ से होकर जाएगा अगर गोल के, तो किसी भी तरीके से वो गोल दो भागों में कट जाएगा। तब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में आप इसे ही भूमध्य वृत्त क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भूमध्य वृत्त तो जबकि पृथ्वी तो ऐसे भी आधी कट सकती है, ऐसे भी आधी कट सकती है, कैसे भी आधी कट सकती है। तो जब कैसे भी आधी कट सकती है तो ऐसी स्थिति में हम इसे ही क्यों भूमध्य वृत्त माने, ये एक प्रश्न उठा। तो इसका उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ ये बात सही है आपकी। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हम इसका पैमाना कैसे लें, क्या कारण, हम क्या आधार करें जिससे हम इसको ही भूमध्य वृत्त कहें, बाकी और जितने भी वृत्त इस पर जो गर्भ से होकर जाने वाले हैं वो जिनके धरातल, उन्हें हम भूमध्य वृत्त ना कहें। उसमें उन्होंने हेतु दिया कि देखिए ये देख रहे ना आप, ये देखिए मैंने ये जो वृत्त, ये जो पृथ्वी ऐसी थी, इस पृथ्वी को मैंने क्या किया, इस पृथ्वी को मैंने अब ऐसे कर दिया एकदम, इसका उत्तर और दक्षिण गोल, ये देखिए अब क्लियर आपको विजिबल दिखाई देगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, इसका पैमाना क्या है, किस आधार पे आप कह सकते हैं कि दिस इज ओनली द इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल सर्कल, नॉट एनी अदर सर्कल, जो कि आप इस स्फीयर से, इस गोल से ले जाते हैं। तो उसका आधार क्या बोला? उसका आधार बोला ये ध्रुव है। तो जिस स्थल पर, पृथ्वी पर जिस स्थल पर आपके जाने पर आपको ध्रुव, उत्तरी ध्रुव क्षितिज से लगता हुआ दिखाई देगा। अगर आप यहाँ रह रहे हैं ना इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर रहने वाले का क्षितिज कहाँ से होगा? इस पॉइंट पर रहने वाले का क्षितिज ऐसे जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे करते हुए और इन ध्रुवों से होते हुए ऐसे, इस ध्रुव से होते हुए इस ध्रुव पे आएगा और फिर इस ध्रुव से होते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक। ये क्षितिज होगा कहाँ पे? जहाँ जो विषुवत वृत्त पे रह रहा है उसका, इसका, ठीक। अगर इसमें देखिए, इसमें नक्शे में कुछ देश भी दिख रहे हैं। अगर मैं उसको देखूं, ये देखिए कोलंबिया है और बार्टेलोस, कोलंबिया को ले लीजिए, इक्वाडोर ले लीजिए। इक्वाडोर जो है ना, इक्वाडोर एक ऐसा जगह है जो कि मोर और लेस, मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए कि वो विषुवत वृत्त पर ही है। तो आप जब इक्वाडोर में जाएंगे, इक्वाडोर साउथ अफ्रीकन कंट्री है, तो आप इक्वाडोर में जाइए, देखिए ये अफ्रीकन कंट्री है। ये देखिए, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे ब्लर दिख रहा है तो इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये देखिए साउथ अमेरिका है ना, ये है साउथ अमेरिका, ये देखिए ये है साउथ अमेरिका। और इस साउथ अमेरिका में एक कंट्री मैंने बोला कि सब इक्वाडोर ले लेते हैं। इक्वाडोर कहाँ है? ब्राज़ील के पास में ये इक्वाडोर, ये है, इस जगह पे इक्वाडोर है आपका, हाँ ठीक है, ये है इक्वाडोर। तो उन्होंने ये कहा कि आप इक्वाडोर चले गए मान लीजिए, तो इक्वाडोर में क्या होगा? अगर आप इक्वाडोर में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको
उत्तरी ध्रुव क्षितिज पर लगा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला ना, ये देखिए ये क्षितिज वृत्त है। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, इक्वाडोर का क्षितिज वृत्त इस प्रकार से होगा, ये होगा इक्वाडोर का क्षितिज वृत्त। ठीक, ये देख रहे हैं ना, ये इक्वाडोर का क्षितिज वृत्त है। अब इक्वाडोर जो स्थल है, देश है, उसका क्षितिज वृत्त पर, ये जो इसका क्षितिज है, इसके क्षितिज पर ध्रुव आपको स्पष्ट क्लियर दिखेगा, यानी क्षितिज से लगा हुआ दिखेगा। बाकी कहीं पे भी आप चले जाएंगे धरती पे, आपको ध्रुव क्षितिज पर लगा हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि क्षितिज से थोड़ा ऊपर उठे हुआ दिखेगा ऐसे। तो जितना सॉरी थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। तो बात अब नए लोग जुड़ते हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इन चीज़ों को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, इवन इस वीडियो के शुरू से, लेकिन इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा शॉर्ट में समराइज़ किए देता हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि ये है पृथ्वी, इस पृथ्वी में ये हो गया भूमध्य वृत्त, देख रहे ना, ये भूमध्य वृत्त है। ये इस भूमध्य वृत्त को देखिए आप, ये तो अब प्रश्न ये हुआ कि इसे आप भूमध्य वृत्त क्यों कह रहे हैं? भूमध्य वृत्त मतलब कि वह वृत्त जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे, वो भूमध्य वृत्त हुआ, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। समथिंग दैट इक्वेट्स अर्थ इनटू टू, जो कि इक्वल कर दे, इक्वेट यानी इक्वल करे, इक्वली दो भागों में बांट दे। तो ये जो भूमध्य वृत्त है, ये दो भागों में बांट देती है। इससे ये नॉर्थ हिस्सा हो जाता है, ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण ध्रुव है यहाँ पे, तो ये हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि हम इसे भूमध्य वृत्त इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि आप पृथ्वी को ऐसे काटिए, चाहे ऐसे काटिए, चाहे ऐसे काटिए, कैसे भी काटिए, पृथ्वी दो बराबर हिस्सों में कभी भी कट सकती है क्योंकि गोल है। तो अब उसमें इसी को हम भूमध्य वृत्त क्यों मान रहे हैं? तो मैंने आपको कारण बताया। इसका कारण ये है कि इन जगहों पर आप जाएंगे, जैसे मैंने आपको इक्वाडोर की सिचुएशन बताई, अगर आप इक्वाडोर में जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसके क्षितिज पर, इक्वाडोर का क्षितिज इस प्रकार से बनेगा यहाँ है। तो आप उसके क्षितिज पे क्या देखेंगे कि ध्रुव है, ध्रुव तारा आपको दिखाई देगा। बाकी अन्य जगहों पे क्या होगा? ध्रुव तारा क्षितिज से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक, लेकिन इक्वाडोर में आपको ध्रुव तारा क्षितिज से लगा हुआ दिखाई देगा। तो यानी कि वहां पे ध्रुव तारे का थोड़ा भी उठान नहीं है, एलिवेशन नहीं है, तो यानी कि जीरो है। इसीलिए ध्रुव तारे का एल्टीट्यूड नहीं है, ध्रुव तारे का उठान नहीं है, उन्नति नहीं है, इसीलिए हम उसको, अच्छा, ध्रुव तारा आपके क्षितिज से जितना उठेगा उसे ही हम अक्षांश बोलते हैं। ठीक, क्लियर है बात? यंत्र वेद विधिना ध्रुवोन्नति ही अक्षांश, ध्रुव की उन्नति ही अक्षांश है। तो जब ध्रुव यहाँ पे क्षितिज में लगा हुआ है तो उसका यानी उठा हुआ नहीं है, सीधी सी बात है। जब क्षितिज में लगा यानी उठा नहीं है, तो उठा नहीं है तो यहाँ पे उन्नति शून्य है, उन्नति शून्य है। तो आप स्टार्टिंग किससे करते हैं? जीरो से ही तो स्टार्ट करते हैं ना। तो ये एक ऐसा देश आपको मिला, ये एक ऐसा रेखा वृत्त मिला, जिस वृत्त पर कहीं पे भी आप चले जाएंगे, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, इस भूमध्य वृत्त पे कहीं पे भी आप जाएं, आप क्या देखेंगे कि वो जो क्षितिज वृत्त है ना, उस क्षितिज वृत्त से लगा हुआ आपको ध्रुव प्रदेश दिखेगा। ये ध्रुव प्रदेश क्षितिज वृत्त से लगा हुआ दिखेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्योंकि क्षितिज वृत्त से लगा हुआ है यानी उन्नति नहीं है, उठान नहीं है। किसका? क्षितिज से ध्रुव तारा का, क्योंकि ध्रुव तारा एकदम सटा हुआ है, ये ध्रुव तारा है, ये क्षितिज है, इससे सटा हुआ है, तो उन्नति नहीं है। यानी उन्नति कितनी है? शून्य, और शून्य से ही स्टार्टिंग होती है। तो इस स्थान से जैसे ही आप इधर चाहे इधर जाएंगे, यानी उत्तर चाहे दक्षिण में जाएंगे, ये ध्रुव की उन्नति होने लगेगी। ध्रुव यानी ध्रुव में और क्षितिज में, ये जो क्षितिज अभी आपको यहाँ दिख रहा है ना, ऐसे यहाँ भूमध्य वृत्त पे जब आपका स्थान ये है, मान लीजिए ये मेरा स्थान है, यहाँ तो सब समुद्र है, ये है स्थान मान लीजिए मेरा, तो मेरा क्षितिज कहाँ होगा? भूमध्य वृत्त वाले का क्षितिज ये हो गया, तो मेरा क्षितिज कहाँ होगा? मेरा क्षितिज इससे नीचे होगा, यानी ऐसे होगा, है ना। और ऐसे होते हुए मेरा क्षितिज बनेगा, ये देखिए ऐसे ऐसे। तो जब मेरा क्षितिज ऐसे होते हुए जाएगा तब क्या होगा? तब ये ध्रुव तारा मेरे क्षितिज से ऊपर आ गया। आया नहीं आया? बात समझ में आ रही? देख लीजिए, मैंने एक क्षितिज बनाया, ये क्षितिज मेरा जा रहा है, ये मेरा क्षितिज जा रहा है, इस क्षितिज से ये ध्रुव तारा उठान पर है, तो जितना उठा उतना ही अक्षांश हुआ। ठीक, तो बात समझ में आ गई। हम इसे भूमध्य वृत्त क्यों कहते हैं? यहीं पे भूमध्य वृत्त क्यों है? इसी स्थल पर भूमध्य वृत्त क्यों है? क्योंकि इस स्थल पर जब आप जाएंगे तो आपको ध्रुव तारा एकदम क्षितिज से सटा हुआ दिखाई देगा। ठीक, यानी कि यानी उन्नति शून्य है, तो यानी अक्षांश शून्य है।
क्योंकि ध्रुव की उन्नति क्षितिज से जितना ऊपर उठा रहेगा उसे ये अक्षांश कहते हैं। यहाँ क्षितिज से सटा हुआ है तो अक्षांश शून्य है, इसीलिए इन देशों को क्या बोलते हैं, निरक्ष देश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ अक्षांश शून्य है। ठीक। और जैसे जैसे इन देशों से भूमध्य वृत्त से आप उत्तर चाहे दक्षिण में जाएंगे, आपका क्षितिज फिर इस ध्रुव तारे से लगा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि इससे ऊपर और चाहे इससे नीचे होगा आपका क्षितिज। तो जितना ऊपर और नीचे होगा उतना ही कोण बनेगा आपके क्षितिज और ध्रुव तारे में, उतने ही कोण को हम अक्षांश कहते हैं। क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। तो मैं कह रहा था, विषय क्या चल रहा था, तो बहरहाल हाँ, तो फिर अब हम इस जो क्षितिज को हम दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे। अब हम इसका यूज़ दूसरे पर्पस से करेंगे। देखिए, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने आपसे बोला क्या, मैंने आपसे ये कहा कि भाई जो देश हैं उन जो आधुनिक परिपाटी है, आधुनिक परिपाटी कहती है कि भाई दो देशों के बीच का अंतर है, वी डोंट केयर अबाउट वेदर इट इज़ रेखा देश और नॉट, हमें इससे मतलब नहीं है, हमको तो दो देशों के बीच का अंतर जो है, और वो भी पूर्वापर अंतर जो है, वो हमारे लिए देशांतर है। ठीक। लेकिन प्राच्य लोगों ने उसकी एक परिभाषा स्पष्ट दी और कहा कि नहीं, एक आपको रेखा देश की कल्पना करनी है, एक रेखा देश बनाना है, रेखा वृत्त रहेगा, उस रेखा वृत्त पर जितने देश होंगे वो रेखा देश होंगे, और उस रेखा देश से आप या तो पूर्व में हैं या आप पश्चिम में हैं, यानी कि रेखा देश से स्वदेश पूर्व में हुआ या पश्चिम में हुआ। मैं पूर्व में ये पूर्व दिशा इसे मान रहा हूँ, पश्चिम दिशा इसे मान रहा हूँ। मान लीजिए ये एक रेखा वृत्त है जिस पर सारे के सारे रेखा देश हैं, तो इस रेखा वृत्त पर रेखा देश से मेरा जो देश है स्वदेश वो पूर्व में हुआ या पश्चिम में हुआ, इसे ही देशांतर बोलते हैं। तो रेखा देश और मेरे देश का जो अंतर है वही पूर्वापर अंतर देशांतर हो जाएगा। ठीक है। तो अब रेखा देश को कैसे आप डिफाइन करेंगे, पहले तो ये हुआ, तो उसके लिए फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, रेखा देश किसको कहा कि यल लुंग को जैनी पूर्वपरि राक्षसालय देव कहा शैली और मध्य सूत्र कहा रेवती रोहित मनवंती च यथा संधि रहा। उसको श्लोक को बाद में अपन पढ़ेंगे, मैं पहले इसको रेखा देश कह देता हूँ। देखिए, वो सीधी से सिंपल सा उन्होंने डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाला एक वृत्त बनाएं। ठीक, दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाला एक वृत्त बनाएं जो कि निरक्ष देश के खमध्य से होकर जाता हुआ हो। ठीक, बात समझ में आ गई? निरक्ष देश आपके ये हो गए। ठीक है, ये निरक्ष देश है, ये निरक्ष स्थान है। उस निरक्ष स्थान पर जो देश होते हैं वो निरक्ष देश कहलाते हैं। ये जितने भी देश है ना, यहाँ पे जितने भी देश आपको दिखें वो सब 0 डिग्री है। देख रहे हैं ना, जहाँ पे आबादी दिख रही है, जहाँ पे नक्शा, अभी देखिए ये आपका अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका है ना, तो ये इस पर जो स्थान है ये निरक्ष स्थान कहलाते हैं, ये निरक्ष देश कहलाते हैं। तो इस निरक्ष, मान लीजिए जैसे ये निरक्ष देश है, साउथ अमेरिका में हम हैं, तो साउथ अमेरिका का जो खमध्य होगा, जैसे मान लीजिए ये कोलंबिया है, अब कोलंबिया का ये खमध्य हो गया। इस कोलंबिया क्यों लिया मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि इक्वेटर पर, विषुवत वृत्त पर जो देश होंगे हम उन्हें लेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे हम उत्तर चाहे दक्षिण जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे अक्षांश शून्य होता है। वहाँ अक्षांश शून्य क्यों होता है? क्योंकि ध्रुव की उन्नति नहीं है, ध्रुव और क्षितिज में अंतर नहीं है, इसलिए। ठीक, तो अब उन्होंने, तो जो निरक्ष स्थान है उनमें से उस पर से जाने वाला जो वृत्त है वो निरक्ष देशीय वृत्त है, निरक्ष देशीय पूर्वापर वृत्त। क्लियर है? क्योंकि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो निरक्ष देशीय पूर्वापर वृत्त हो गया। अब निरक्ष देशीय पूर्वापर वृत्त पर कोई एक आप निरक्ष देश ले लीजिए, जैसे मैंने ये ले लिया, कोलंबिया ले लिया, है ना। अब कोलंबिया का जो खमध्य है वो यहाँ पे है। अब इस कोलंबिया के खमध्य से होते हुए और दोनों ध्रुवों से होते हुए आप एक वृत्त ले जाइए ऐसे। ठीक है, ऐसे। क्लियर है? ये तो ये जो वृत्त कहलाएगा इसे कहेंगे रेखा वृत्त। ये क्या कहलाएगा? रेखा वृत्त। और इस रेखा वृत्त पर जो देश होंगे वो रेखा देश कहलाएंगे। जैसे कि हमने निरक्ष देशीय पूर्वापर वृत्त भी देखा, जिसे भूमध्य वृत्त कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। उस पर जो देश होंगे, अलग अलग देश होंगे अलग अलग जगहों पे, उनको निरक्ष देश कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से निरक्ष देशीय खमध्य से, या उसको निरक्ष पे तो बहुत सारे देश हैं, तो फिर किसे लें, ये भी तो एक प्रश्न हुआ ना। तो उन्होंने कहा लंका ले लीजिए आप। लंका से
लंका के खमध्य से होकर, अभी मैंने उदाहरण के लिए कोलंबिया लिया हुआ है, आप लंका समझ लीजिए, तो लंका के खमध्य से होकर दो ध्रुवों से होकर जाने वाला एक जो वृत्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेखा वृत्त बोलेंगे। और उस रेखा वृत्त पर जितने देश होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेखा देश कहलाएंगे। तो उन्होंने एक ये लाइन तय की, एक लाइन ड्रॉ की कि इससे आप या तो पूर्व में हैं और या आप पश्चिम में हैं। तो अगर आप इसे ही, तो जो अगर आप पूर्व में हैं या पश्चिम में हैं, आपके स्वदेश का इस रेखा देश से जो अंतर होगा वही देशांतर कहलाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूड, वही लॉन्जिट्यूड होगा। तो ये जो रेखा देश हैं, ठीक, इन रेखा देशों से आप मान लीजिए उत्पूर्व में हैं तो आप क्या कहलाएंगे, तो आपका पूर्व देशांतर हो जाएगा जिसे जो धनात्मक होगा। और अगर आप रेखा देश से पश्चिम में हैं तो आपका पश्चिम देशांतर हो जाएगा जो कि ऋण में लिखा जाएगा, ऋणात्मक लिखा जाएगा। ठीक, ये तो बात रेखा देश की हुई। देशांतर की जब आप बात करेंगे तो प्राच्य पद्धति से तो आपको रेखा देश को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना मैंने बताया ना आपको, आधुनिक सिस्टम में ये नहीं है। जियोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि किसी भी दो देश का पूर्वापर अंतर देशांतर है, लेकिन प्राच्य पद्धति में वो कहते हैं नहीं, एक रेखा देश है, उस रेखा देश से, रेखा देश कौन सा हुआ, तो रेखा वृत्त पर जाने वाले सारे के सारे रेखा देश हुए। रेखा वृत्त क्या है, तो लंका के खमध्य से होकर और दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाला जो वृत्त है वो रेखा वृत्त है। इस रेखा वृत्त पर जो देश होंगे रेखा देश होंगे अलग अलग, और उन रेखा, तो अब एक बात और देख लीजिए, मान लीजिए एक रेखा वृत्त, एक रेखा देश यहाँ है, तो आपका स्वदेश अगर मान लीजिए यहाँ है इस पॉइंट पे, ठीक इस रेखा वृत्त के सामने नहीं, पैरेलल में नहीं है, बल्कि कहाँ है, आपका देश इससे इस तरफ है, तो आप फिर कौन सा रेखा देश लेंगे, फिर ये रेखा देश नहीं लेंगे, बल्कि अपने पैरेलल में अपने समानांतर ये रेखा देश लेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, उस रेखा वृत्त पर कई सारे देश हो जाएंगे। तो इसीलिए कई सारे देशों की बात इन्होंने कही भी है कि राक्षसालय देवों का शैली और मध्य सूत्रगा रोहित मवंती च यथा सन्निहितं सरः, कि राक्षसालय मतलब हो गया दैत्यलोक, तो दैत्यलोक यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और देवौकः, देवों का देवानाम ओकः सद्मनि चाश्रयः, ओ देवानाम आश्रय, देवानाम गृहम तत् भवति सुमेरु। ठीक, तो ये यानी उत्तरी ध्रुव, तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इन दोनों से राक्षसालय और देवौकः, राक्षसालय देवौकः शैलयोः मध्य सूत्रगाः, और इनके बीच में आने वाले जितने भी हैं मध्य, यह जो सूत्र है, इसको ये सूत्र है, ये सूत्र कह लीजिए, आप वृत्त कह लीजिए, तो इन दोनों के बीच में आने वाले जो देश होंगे, राक्षसालय देवौकः शैली और मध्य सूत्रगाः, उसमें एक दो का नाम लिया उन्होंने कि रोहितकम, रोहतक, एग्जैक्ट रोहतक है कि नहीं है, लेकिन आप रोहतक मान लीजिए, रोहितकम अवंती, उज्जैनी, तो उज्जैनी भी रेखा देश कहलाएगी। ठीक, तो रोहितकम अवंती च यथा सन्निहितं सरः, और इसके अलावा अन्य भी देश हैं, बहुत सारे देशों की इस पे गणना की हुई है ग्रंथकारों ने। तो उन आपके सामने आपके समानांतर कौन सा देश है, ये आपको रेखा देश है, ये आपको तय करना है, ये आपको जानना है। जरूरी नहीं है कि लंका अगर यहाँ है तो आप उसके समानांतर पूर्व या पश्चिम में हो, आप लंका से पूर्व या पश्चिम में तो होंगे, लेकिन थोड़ा सा उत्तर या दक्षिण हटकर हो सकते हैं। इसलिए आपको लंका से उत्तर में जो रेखा देश होगा, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको अपने समानांतर उस रेखा देश को लेना होगा जो कि लंका से उत्तर में है। अगर आप लंका से दक्षिण में कहीं यहाँ रह रहे हैं तो आपको कौन सा देश लेना पड़ेगा, लंका से दक्षिण में इस अपने स्वदेश के समानांतर जो रेखा देश है हम उसे लेंगे। तो इस तरीके से रेखा देश और स्वदेश का जो अंतर है उसे ही हम देशांतर कहते हैं। ये थियोरेटिकल पार्ट हुआ, है ना। अब हम इसको बात कर लेते हैं। इसी बात को इन्होंने उपपत्ति में कहा है, मैं अब उपपत्ति पढ़ूंगा और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो कहते हैं देशांतरम नाम रेखा स्वदेशयोः पूर्वापरम योजनात्मकम अंतरम। कि देशांतर किसे कहा कि रेखा स्वदेशयोः, रेखा देशस्य अथ च स्वदेशस्य इत्युभयोः रेखा स्वदेशयोः यदंतरम पूर्वापरम वर्तते, जो उनका पूर्वापर अंतर है तदे अंतरम अर्थात रेखा देशात प्राच्याम प्रतीच्याम वा, यानी कि रेखा देश से पूर्व में अथवा प्रतीची में पश्चिम में आपका देश प्राच्याम यावत भी योजन ही, जितने योजन पर आपका स्वदेश है, स्वदेशो भवति तावदेव योजनात्मकम देशांतरम इति, उतना ही देशांतर कहलाता है। तत्संबंधी
ग्रहादि चालन फलम देशांतर फल शब्देन उच्यते। अब देखिए जो अहरगण बोले आए, तो अहरगण लंकायाम आघ्रातिका उसको बोला, और लंका मैंने आपसे बोला कि लंका के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंका के लिए आपको निरक्ष देश पे आना पड़ेगा। तो लंका मतलब कि एक ऐसा देश जो कि निरक्ष देश है, ठीक है। अभी इदम तत्र तद्विषय चिंता न विधेया यत् संप्रति या लंका नगरी वर्तते अथवा लंका देशः वर्तते सः तस्य निरक्षे स्थितिः वर्तते वा न वा, पूर्वकाले पुरा तथा स्थितिः स्यात् अथवा लंकायाः समीपे यत् स्थानं वर्तते तदपि लंका खलु। लंका के समीप, अब समुद्र, लंका समुद्र में ही है, तो अब उसको उस समुद्र को क्या बोलेंगे, इसलिए लंका ही बोल दिया उस जगह को, ठीक। तो खैर, तो उनका ये कहना है कि हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे कि जो आप जो अहरगण ले आए वो ये कहाँ का है, वो निरक्ष देश का है। लंका कह लीजिए, निरक्ष देश कह लीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता है। तो आप निरक्ष देश मतलब कि अहरगण जो आया वो भूमध्य वृत्त का अहरगण है, ठीक। अब उससे जो साधित ग्रह होगा, कल्पकुदनैः कल्पग्रह भगणा तथा एतेन कुदनेन किम इति अनेन ये ग्रहाः आनीताः आनीयन्ते मध्यमग्रहाः तेपि निरक्ष देशीयाः भविष्यन्ति, वो भी निरक्ष देश के होंगे, क्योंकि निरक्ष देश का अहरगण है, तो निरक्ष देश के ग्रह भी हुए, मध्यम ग्रह निरक्ष देश का हुआ। अब आपको तो अपने देश में ग्रहों का साधन करना है ना, यानी कि निरक्ष देश में नहीं बल्कि स्वदेश में करना है, और स्वदेश और निरक्ष देश में अंतर है। वो जो अंतर है उसी अंतर को हम क्या कह रहे हैं, उसी अंतर को तो हम अक्षांश और देशांतर से अभिव्यक्त करते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि ये सारे के सारे तो निरक्ष देश हो गए, अब इस निरक्ष देश से होकर जाने वाला ये रेखावृत्त है। अब इस रेखावृत्त पर इस निरक्ष देश के समानांतर उत्तर या दक्षिण में जो देश होगा वही आपका रेखा देश हो जाएगा, जो कि आपसे भी समानांतर हो। क्लियर है बात? मैं एक बार दोबारा कहता हूँ, शायद जल्दी कह रहा हूँ। वैसे ये विषय ऐसे हैं, जो लोग देख रहे हैं ना, वो इन विषयों को जानते हैं, वही देख रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा व्याख्यान करने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन इन केस आज से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद कोई व्यक्ति अगर इस वीडियो को देखे और नई चीज़ों को और इन चीज़ों को समझना चाहे आर्कियो एस्ट्रोनॉमी के टर्म में, तो फिर हम कैसे करेंगे इसके लिए। तो अब मैंने क्या कहा आपसे, मान लीजिए आपका ये देश है, यहाँ पे है, ठीक। तो आपका देश यहाँ है, ये आपका निरक्ष देश यहाँ है, इस पॉइंट पे है। तो अब ये जो निरक्ष देश है आपका, इस निरक्ष देश तो इस पर है, आप रह रहे हैं इस पॉइंट पे, तो आपका देशांतर का ज्ञान कैसे होगा, इस जगह वाले से होगा क्या? नहीं, इस जगह से नहीं होगा, ठीक, इस वाले से नहीं होगा। बल्कि अब क्या करेंगे, ये जो निरक्ष देश है ना, इसके समानांतर आप उत्तर में आइए, ये उत्तर में आ गए हम। अब उसके समानांतर उत्तर में आए यहाँ, और फिर आप अपने समानांतर यहाँ से आइए। मान लीजिए ये मेरा स्थान है, तो इसके समानांतर, तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या बोलूँ तो क्या बोलेंगे, अपने देश से के समानांतर पूर्व में चाहे पश्चिम में आपको रेखा देश तक आना पड़ेगा, उस देश तक जो कि निरक्ष देश के समानांतर हो, रेखावृत्त में। तो वह जो रेखा देश है ये और आपका ये जो अंतर है, यही तो देशांतर हुआ। आपने जो ग्रह का साधन किया है वो यहाँ का है, अब आपको ग्रह चाहिए यहाँ का, इस जगह का चाहिए ग्रह, ठीक, यहाँ का ग्रह आपका है और आपको ग्रह यहाँ का बनाना है। तो जो अंतर है इसे तो देशांतर बोल रहे हैं। तो इस इतने देशांतर में ग्रह कुछ तो ट्रैवल करेगा, कुछ तो वो चलेगा, राशि अंश कला विकला, ऐसे ये भाई, ये तो व्यवहार की भी तो बात है ना भाई। जब सूर्योदय हो रहा है लंका में, चाहे जयपुर में हो रहा है, उसी समय आपको लखनऊ में, चाहे देवरिया में, चाहे और उधर चले जाइए आप नेपाल में, या और आगे चले जाइए तो म्यांमार में और इन सब में, वहाँ उतने बजे तो सूर्योदय होगा नहीं। हर जगह सूर्योदय अलग अलग टाइम पे होगा। मतलब कि सूर्य के आपके क्षितिज पर आने का समय अलग है। जिस प्रकार से आपके क्षितिज पर आने का समय अलग है ना, उसी प्रकार से अमावस्या इत्यादि तिथियाँ, उसी प्रकार से सभी ग्रहों की स्थितियाँ हैं। यानी सभी ग्रहों के उदय और अस्त को आप अपने सापेक्ष देखते हैं, अपने क्षितिज के सापेक्ष देखते हैं, अपने क्षितिज पर देखते हैं। आपने जाना हुआ है निरक्ष देश का, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा,
ये है आपका साक्ष्य देश। तो आप कहाँ जाएंगे, आप इस निरक्ष देश के सीधे में पैरेलल में रेखावृत्त में यहाँ आएंगे। यहाँ जो रेखा देश होगा, इस रेखा देश का और इसका जो स्वदेश का जो अंतर होगा, इसी अंतर का ज्ञान करेंगे आप कि कितना, पहले तो ये जानेंगे कि कितना अंतर है अंशात्मक। अब इतना अंशात्मक अंतर किसी ग्रह विशेष को चलने में कितना समय लगेगा, जितना समय लगेगा उसे ही हम देशांतर फल बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, देशांतर फल। इसी बात को उन्होंने कहा है। देखिए क्या कह रहे हैं कि तत्संबंधी ग्रहादि चालन फलम देशांतर फल शब्देन उच्यते। यही जो मैंने आपसे बोला कि देशांतर से संबंधित, देशांतर यानी दो देशों के बीच का जो अंतर है, उतना कलात्मक दूरी या अंशात्मक दूरी तय करने में ग्रह जितना चलेगा अपनी कक्षा में, उसी को हम देशांतर फल कहते हैं। तो देशांतर फल शब्देन उच्यते। अब उन्होंने कहा कि पूर्वम साधिता ग्रह अलंकार धरात्रिकालिका भवन्ति। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही कि जो आप हरगणोत्पन्न मध्यमक ग्रह ले आते हैं वो तो अलंकार धरात्रिकालिक है। परंच अपेक्षिता स्वदेशाधरात्रिका, आपको अपेक्षित क्या है कि अपने देश के अर्धरात्रिक ग्रह निकले। अतः लंका यानी रेखा स्वदेशयोः पूर्वापरांतराल योजनादिकम देशांतरम परिज्ञाय। इसलिए रेखा और स्वदेश, अब देखिए लंका छोड़ दिया उन्होंने क्या कहा, देखिए लंका भी कहा है और रेखा भी कहा हुआ है। दोनों चीज़ें आप टीका में अगर देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा, लंका भी लिखा है और रेखा भी लिखा हुआ है। क्योंकि जरूरी नहीं है इदम न आवश्यकम यत् समेपि पृथिव्याम सर्वेषां कृते लंका एव स्वदेशः रेखादेशः स्यात् इति न भवितुमर्हति। यदि एवं स्यात् तर्हि रेखावृत्तस्य आवश्यकता एव नास्ति। रेखावृत्ते ये देशाः ते सर्वेपि रेखादेशाः मम समानान्तरं यह रेखादेशः वर्तते असौ तु मत्कृते अस्ति। अतः स्वदेश और रेखादेशयोः यद अंतरम वर्तते, उनका जो पूर्वापरांतराल योजनाधिकम देशांतरम परिज्ञा, उसको हम जान लेंगे। और परिज्ञाय ततः यदि प्रवह गत्या स्पष्ट भूपरिधिम अभितः क्रमतो ग्रहस्य गतिकला लभ्यन्ते तदा पूर्वापर देशांतर योजनेन क्रमतः किम इति अनुपातेन लब्धम कलादि चालन फलम। देखिए उन्होंने क्या कहा, वो ये कह रहे हैं कि आप पहले ये जान लिए कि दोनों देशों के रेखा देश और स्वदेश में अंतर कितना है। ठीक, जब ये आप जान गए तो फिर वो कहते हैं कि ग्रह जितनी गति कला चल रहा है, स्पष्ट भू परिधि के का चक्कर लगाते लगाते ग्रह अपनी का, देखिए ये बड़ा थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बात है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। हालांकि इन विषयों पे हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी, प्रवाह वायु और इन सब की बात हम कर चुके हैं, इसलिए बहुत तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये इन्होंने जो बोला है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे आप। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक। अब इस पृथ्वी के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ग्रह चक्कर लगा रहे हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, ठीक। कोई यहाँ चक्कर लगा रहा है। अच्छा, अभी इसमें देखिए एक बात और है, मैं जब ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ तो आप कहेंगे ऐसे ऐसे ग्रह तो ऊपर दिखता है ना। तो ग्रह ऊपर तब दिखता है जब आप पृथ्वी पर होते हैं, तो पृथ्वी पर होंगे तो आपको ऊपर ही तो दिखेगा। लेकिन अभी मैं ब्रह्मांड में हूँ, है ना, अंतरिक्ष में हूँ। अंतरिक्ष में आपको कैसे, अंतरिक्ष का डायमेंशन क्या होगा, बदल जाएगा। अंतरिक्ष का डायमेंशन कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। यानी ये पृथ्वी, इसके चारों ओर एक ग्रह, फिर उसके उससे ज़्यादा दूर पे दूसरा ग्रह, उससे ज़्यादा दूर पे तीसरा ग्रह, ऐसे रहेगा। डायमेंशन बदल जाएगा क्योंकि अब आप अंतरिक्ष से देख रहे हैं। और जब आप पृथ्वी से देखेंगे तो आप कैसे करेंगे, फिर इस प्रकार का ऊर्ध्वाधर फिर आप कहेंगे कक्षाएं। और जब आप पृथ्वी से निकल कर अंतरिक्ष में होकर देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे। फिर आप हॉरिजॉन्टल फिर आप बनाएंगे, ये वर्टिकल कक्षाओं का डायग्राम नहीं बनेगा, फिर वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो अभी मैं अंतरिक्ष पर, पृथ्वी पर नहीं हूँ, अंतरिक्ष पर हूँ, अंतरिक्ष में हूँ। तो उससे देखिए, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे कि प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य के, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये मान लीजिए ये बुध है, ये शुक्र है उससे ज़्यादा दूरी पे, फिर ये सूर्य है, उससे दूरी पे मंगल है, फिर उससे दूरी पर गुरु है, शनि, इस प्रकार सभी हैं। सभी अपनी अपनी कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं वो चक्कर लगाने में तो उनको समय लगता है, ठीक। लेकिन पृथ्वी पर स्थित सभी व्यक्ति उन सभी ग्रहों को देख लेते हैं। तो उसमें हेतु क्या है, हेतु जो आधुनिक है वो कहते हैं कि भाई ये पृथ्वी ही अपना घूम जाती है 24 घंटे में, ठीक। तो घूम जाती है तो पृथ्वी पर स्थित सभी व्यक्ति उन सभी ग्रहों को दर्शन कर लेगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो
प्राच्य ज्योतिष है उसमें क्या कहते हैं कि धरती नहीं घूमती है, बल्कि होता क्या है, ये सारा का सारा सिस्टम, सोलर सिस्टम, उसको प्रवाह वायु घुमा देता है। ये धरती स्थिर है और वो अगर प्रत्येक ग्रह इस प्रकार से अपनी अपनी कक्षा में गति कर रहे हैं, इस प्रकार से गति कर रहे हैं, तो जो प्रवाह वायु है इन सबको 24 घंटे में घुमा के फिर यहीं ले आती है। पृथ्वी से 12 योजन ऊपर, यानी 12 पृथ्वी ये है, मान लीजिए पृथ्वी से 12 योजन यहाँ। अब यहाँ से प्रवाह, यहाँ से आगे अंतरिक्ष में प्रवाह नामक वायु बह रही है और उसका करिश्मा क्या है कि वो सारे सिस्टम को ही घुमा देती है, 24 घंटे में घुमा के ले आती है। तो अब इसको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, तो इन्होंने ये बोला, जो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि स्पष्ट भू परिधिम अभितः क्रमतो ग्रहस्य प्रवाह गत्या। तो अब चूंकि सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में जो चल रहे हैं उनकी तो गति बहुत कम होगी ना भाई। चंद्रमा ही ले लीजिए, तो चंद्रमा भी को भी एक चक्कर पूरा लगाने में लगभग 30 दिन लग जाता है। सबसे जो तेज है शनि वनी तो कितना 30 साल में एक चक्कर लगाएंगे, है ना। गुरु 12-13 वर्षों में लगाएगा। तो उस गति से सभी भारत वाला व्यक्ति, जो भारत यहाँ पे है और ये आपका भारत है और फिर उससे ये भारत हो गया आपका, है ना, और उसके ठीक इधर आपका यूएस हो गया। तो यूएस का व्यक्ति और भारत का व्यक्ति, दोनों आदमी कैसे सभी ग्रहों को एक दिन में देख ले रहा है, सूर्य को देख ले रहा है। आप सभी ग्रहों को हटाइए, आप सिंपल सूर्य की बात कीजिए, सभी ग्रहों को कैसे देख ले रहा है। तो या तो आपको इसको घुमाना पड़ेगा, जैसे रोटेशन करना पड़ेगा, पृथ्वी का एक्सियल रोटेशन मानना पड़ेगा, और नहीं तो क्या कहेंगे, वही की भूमि से बाहर 12 योजन पे एक सिस्टम है, एक हवा चल रही है जो इन सबको पूरा सबको घुमाए देती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, इस तब क्या होगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रवाह गत्या, कि प्रवाह गति से स्पष्ट भूपरिधिम अभितः, स्पष्ट भूपरिधि के चारों ओर घूमते हुए जो ग्रह हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में जितनी कला चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उन्होंने कहा कि इस भूपरिधि के चारों ओर घूमने में प्रत्येक ग्रह को कितना समय लगा, 24 घंटा। क्यों? क्योंकि वो उनका अपना नहीं है, बल्कि प्रवाह वायु के द्वारा घुमा दिया गया। वो सारा सिस्टम ही 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो इसलिए सभी ग्रहों का एक चक्कर हो गया, और वो जो चक्कर हुआ वो प्रवाह वायु के द्वारा हुआ, और जितने समय में वो हुआ, कितने समय में हुआ, 24 घंटे में हुआ। तो उस 24 घंटे में प्रत्येक ग्रह अपनी कक्षा में भी तो चलेगा। तो जैसे सूर्य है वो अपनी कक्षा में चलेगा, चंद्रमा अपनी कक्षा में, सूर्य अपनी कक्षा में चलेगा, चंद्रमा अपनी कक्षा में चलेगा, सूर्य अपनी कक्षा में चलेगा, गुरु अपनी कक्षा में चलेगा, सभी अपनी अपनी कक्षा में चलेंगे। तो उस प्रवाह वायु के द्वारा 24 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर घुमा दिए जाने में प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी कक्षा में जितना चल रहा है, हैं? तो उन्होंने क्या त्रैराशिक क्या निकाला, त्रैराशिक यही कहा कि अगर 24 घंटा में ग्रह अपनी कक्षा में, जैसे सूर्य को ले लीजिए, और मान लीजिए कि सूर्य एक दिन में 59 कला, आप सीधे सीधे भी हिसाब लगाइए कि 60 कला चल रहा है, ठीक। तो सूर्य जबकि प्रवाह वायु के द्वारा पूरा एक चक्कर लगवा लिया जाता है, उतने देर में अपनी कक्षा में वो 60 कला चल रहा है एक दिन में। तो वह सूर्य देशांतर जितना घूमेगा पृथ्वी, देशांतर मान लीजिए, अच्छा रेखा देश और स्वदेश का अंतर मान लीजिए 5 अंश है, ठीक। तो 360 अंश जितने देर में धरती घूमती है, अभी सीधे सीधे अभी हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कहेंगे, या वैसे ही ले लीजिए कि 360 अंश का पूरा चक्कर लगाने में, प्रवाह वायु के द्वारा प्रेरित होकर चक्कर लगाने में, 360 अंश का चक्कर लगाने में ग्रह अपनी कक्षा में 60 कला चला, सूर्य अपनी कक्षा में 60 कला चला। तो 5 अंश चक्कर लगाने में, प्रवाह वायु के द्वारा प्रेरित होकर 5 अंश चक्कर लगाने में ग्रह अपनी कक्षा में कितना चलेगा, जितना चलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, देशांतर फल कहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि स्पष्ट भूपरिधि योजनैः ही यदि ग्रह गति कला लभ्यन्ते, स्पष्ट भूपरिधि का जितना योजन है, अब इसको उन्होंने योजन में ले लिया। 360 अंश में हमने बात कही थी, अब उन्होंने कहा 360 अंश न कह के हम अपने जगह की जो परिधि है उसी को ले लेते हैं। तो मेरी परिधि मान लीजिए है 5000 योजन, ठीक। तो मेरे देश की परिधि, तो अब क्या कहेंगे कि 5000 योजन चक्कर लगाने में, प्रवाह वायु के द्वारा प्रेरित होकर 5000 योजन चक्कर लगाने में सूर्य
एक दिन लेता है और उस एक दिन में 60 कला चलता है, तो प्रवाह वायु के द्वारा प्रेरित होकर 5 अंश चलने में सूर्य कितना चलेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। या 5 अंश की बजाय अब उस 5 अंश जो हमने 5 अंश कहा, उस 5 अंश को योजनात्मक बना लीजिए। मान लीजिए 100 योजन है, आप एक झंझट हटाइए, सीधे ले लेते हैं कि रेखादेश और स्वदेश का अंतर 100 योजन है, तो अब क्या कहेगा, और स्वदेशीय परिधि कितनी है, 5000 योजन। एक उदाहरण लेते हैं हम सीधे हैं कि 5000 योजन अगर आपकी स्वदेशीय यानी कि स्पष्ट भू परिधि है, तो 5000 योजन सूर्य को चक्कर लगाने में, जितने समय में सूर्य चक्कर लगा पा रहा है, प्रवाह वायु के द्वारा ढकेला जा रहा है, उतने देर में सूर्य अपनी कक्षा में 60 कला चलता है। तो 100 योजन ढकेले जाने में सूर्य अपनी कक्षा में कितना चलेगा। ये देशी भाषा में मैंने आपसे बात कही। यही चीज जितना निकलेगा इसे ही देशांतर कला कहते हैं, देशांतर फल कहते हैं। इसी को उन्होंने कहा कि यदि प्रवाह गत्या स्पष्ट भू परिधिम अभितः, प्रवाह गति के द्वारा स्पष्ट भू परिधि के चारों ओर चलता हुआ क्रमतः घूमता हुआ ग्रहस्य गति कला लभ्यन्ते, ग्रह की इतनी की जितनी, जैसे 60 कला मान लीजिए आ गई सूर्य की, तो 60 कला अगर लभ्यन्ते तथा पूर्वापर देशांतर योजनम क्रमतः, तो पूर्वापर देशांतर जितना रेखा देश स्वदेश का जो अंतर है, उतने योजनात्मक अंतर चलने में सूर्य अपनी कक्षा में कितना चलेगा। किम इति अनुपातेन लब्धम कलादि चालन फलम। उसी को उन्होंने क्या कहा, आज मैंने इसका यूज नहीं किया है, किसका क्या बोलते हैं, किसका, वाइट बोर्ड का यूज इसलिए नहीं किया, आज मुझे पीठ में थोड़ी बैक में प्रॉब्लम है, तो वो टिल्ट करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा झुकने में तकलीफ हो रही है, इसलिए आज मैंने उसका उपयोग नहीं किया, इसके लिए सॉरी। और एक गुस्से की भी इमोजी आई है, आई डोंट नो व्हाई इट इज, मुझे नहीं पता कि ये क्यों आई हुई है, शायद मैंने यूज़ नहीं किया या समझ में नहीं आया इसलिए आई हुई हो हैं। तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, देखिए, ग्रह गति कलाहा गुणे देशांतर योजनानि बटे स्पष्ट भू परिधि योजनानि, स्पष्ट भू परिधि योजनानि, ये देखिए ये है। ये उन्होंने क्या कहा कि स्पष्ट भू परिधि योजन, मैंने आपको दिया था एग्जांपल कि भाई मान लीजिए आपका स्पष्ट भू परिधि कितना है, योजनात्मक 5000 है, तो 5000 योजन में अगर ग्रह की योजन प्रवाह वायु के द्वारा ढकेले जाने में ग्रह कितना चल रहा है, ग्रह चल रहा है इतना है। इसको मैं लिख के भी दिखा दूँ, अगर एक उदाहरण ले लेते हैं, चलिए यहाँ 5000 कर लीजिए, यहाँ 60 कला कर लीजिए, ये 100 योजन कर लीजिए, ये 60 कला कर लीजिए। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए आपका स्पष्ट भू परिधि योजन कितना है, 5000 योजन है। ठीक, यानी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे परिधि का मान 5000 योजन है। एक ये उदाहरण लेके हम चल रहे हैं। ठीक, तो स्पष्ट परिधि योजन अगर 5000 है, इस 5000 योजन चक्कर लगाने में सूर्य अपनी कक्षा में कितना चल रहा है, 60 कला चल रहा है ये। ठीक, ये 60 कला चल रहा है। तो जो देशांतर योजन है, यानी रेखा देश और आपका अंतर, आपके देश का अंतर, ये 100 योजन है मान लीजिए, तो 5000 योजन ट्रैवल करने में सूर्य अपनी कक्षा में 60 कला चल रहा है, तो 100 योजन ट्रैवल करने में सूर्य अपनी कक्षा में कितनी कला चलेगा, ये जितना चलेगा उसे ही हम इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है ना ये बात? यदि 5000 योजन में 60 कला, तो 100 योजन में कितनी कला, जितनी कला आएगी उतनी कला क्या हो जाएगी, आपकी देशांतर फल हो जाएगा, ये है ना। इसे देशांतर कला कहिए, देशांतर फल कहिए, बात एक ही है। ठीक, क्लियर है ना। तो मैं ये इसलिए क्या, मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ वाइट बोर्ड का, क्योंकि थोड़ा सोर बैक है, पीठ में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऐसे ही आज कह रहा हूँ। तो मैंने आपको एक सिंपल उदाहरण दिया, एक सिंपल सा उदाहरण क्या दिया, इस बात को मैं एक बार दोबारा कह देता हूँ, जो कि कई बार जो लाइंस लिखी हुई है ना ग्रंथों की, वो थोड़ी सी एम्बिगुअस होती हैं, मैंने एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आती है, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। मैं फिर से एक बार कह देता हूँ ताकि ये चैप्टर ये लाइन समझ में आ जाए।
तो उन्होंने यही कहा कि भाई प्रवाह वायु के द्वारा प्रेरित होने में क्या हुआ, 5000 योजन चक्कर लगाया सूर्य ने, लगवाया गया। अब इस 5000 योजन सूर्य के द्वारा 24 घंटे में चक्कर प्रवाह वायु के द्वारा ठेलने में, 24 घंटे में एक चक्कर ठेलने में सूर्य अपनी कक्षा में 60 कला चलता है। तो देशांतर योजन अगर 100 का देशांतर 100 योजन है तो 100 योजन में सूर्य कितना चलेगा, ये जो उत्तर आएगा वही देशांतर फल कहलाएगा या चालन फल कहलाता है। और फिर आगे उन्होंने कहा यदि रेखातः प्राची स्वदेश, रेखा से स्वदेश आपका पूर्व में है, तदा तत्र पूर्वमेव अर्धरात्रित्वात् ऋणम, तो आपको ये जो कला, जो ये देशांतर कला आएगी, फल आएगा, इसको जो मध्यमा ग्रह है ना उसमें माइनस कर लेंगे, ठीक। और अगर आपका ग्रह, आपका स्वदेश रेखा देश से पश्चिम में है तो ये जो फल आया, जो मैंने आपको अभी त्रैराशिक से दिखाया, इसको क्या करेंगे, मध्यमा ग्रह में जोड़ लेंगे तो आपका देशांतर संस्कृत मध्यमा ग्रह हो जाएगा। क्लियर है बात? यही वो कह रहे हैं कि यदि रेखातः प्राची स्वदेश है, रेखा से प्राची यानी पूर्व दिशा में स्वदेश है, स्यात् तदा पूर्वमेव अर्धरात्रित्वात्, वहाँ पे अर्धरात्रि पहले होगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है? आपने वहाँ माइनस क्यों किया पूर्व में और पश्चिम में प्लस क्यों किया, कारण क्या है इसमें? भाई देखिए, पूर्व दिशा जो पहले, जो ज़्यादा पूर्व रेखा देश से, मान लीजिए मैं पूर्व में हूँ, तो पूर्व में होऊंगा तो मुझे सूर्य पहले दिखाई देगा, और मेरे बाद पश्चिम में जाएगा, ठीक। बात क्लियर है ना? तो इसलिए मेरे देश में जब वो रहेगा, वहाँ पे जितनी उसकी कला विकला रहेगी उससे ज़्यादा कला विकला रेखा देश में होगी अगर मेरा देश पूर्व में है, क्योंकि उतना, अगर मान लीजिए 100 योजन हुआ, ठीक, तो इस 100 योजन को ट्रैवल करने में सूर्य कुछ तो चलेगा अपनी कक्षा में, तो जितना चलेगा वो तो कुछ एक्स्ट्रा ही तो चलेगा। तो इसलिए अधिक, मान लीजिए जैसे सूर्य 10 राशि 5 अंश 6 कला है, ठीक, मेरे देश में, और मेरा देश कहाँ है, रेखा देश से पूर्व में है। तो अगर मुझे सूर्य अपने क्षितिज पे 5 अंश 6 कला पे दिख रहा है, तो 100 योजन जब हो जाएगा तो उसमें वो 5 अंश 15 कला हो सकता है, 10 कला हो सकता है। तो ये जो 10 कला या 15 कला, यानी कि 4 कला या 9 कला बढ़ा, ये तो प्लस ही हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्लस में कौन है, रेखा देश प्लस में है। आप जहाँ पे हैं वहाँ पहले सूर्य का उदय हुआ और उसके बाद सूर्य ट्रैवल करके रेखा देश में गया, क्योंकि आप पूर्व में हैं। तो इसलिए आपके यहाँ जितना कला विकला 5 अंश 6 कला है, तो यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते सूर्य अपने कक्षा में भी कुछ चलेगा तो वो हो जाएगा 5 अंश 10 कला या 15 कला, ठीक। और उससे पश्चिम में जाएंगे तो वो और बढ़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि आपका देश अगर पूर्व में है तो जितना मध्यमा ग्रह आया है उसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 अंश 5 कला पे ही आपको आपके देश में वो दिखाई दे रहा है, और रेखा देश जो कि आपसे पश्चिम में है वहाँ 5 अंश 10 कला पे दिखाई दे रहा है। जब वहाँ जब दिखाई दिया तो 5 अंश 10 कला था, और रेखा देश से भी पश्चिम में जो देश होंगे वहाँ जब जाएगा तो हो सकता है कि उनके क्षितिज पे जब दिखाई दे तो सूर्य 5 अंश 25 कला पे हो। तो यहाँ 25 कला हुआ और वहाँ 5 कला हुआ, रेखा देश पे 10 कला है। तो रेखा देश पे 10 कला जो है वो पूर्व के देश से अधिक है, इसीलिए आप पूर्व के देशों के लिए माइनस करेंगे। और पश्चिम में 25 कला है, यानी कि 15 कला एक्स्ट्रा आपने ऐड किया, तब आप वहाँ पहुँचे, ठीक। इसीलिए पश्चिम में जो देश है उसमें प्लस करेंगे, और जो पूर्व में देश है रेखा देश से उसमें आप माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको ने क्या रीडिंग ली थी, आपके यहाँ वो 5 अंश 5 कला पे दिखा था, और जब ये रेखा देश पे आया तो वो 5 अंश 10 कला पे दिखा। तो 5 कला आपके यहाँ से रेखा देश में आने में उसने अपनी कक्षा में ट्रैवल कर लिया है। इसीलिए रेखा देश से आपको घटाना पड़ेगा जब आप पूर्व में जाएंगे, यानी 5 अंश 10 कला यहाँ है तो यहाँ से माइनस कर, जितना देशांतर फल है उसको माइनस कर देंगे तो पूर्व में हो जाएंगे, और उस देशांतर फल को प्लस कर देंगे तो आप पश्चिम में चले जाएंगे, ठीक। ये कुल साइंस है देशांतर फल का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रेखातः प्राची स्वदेशः स्यात्, रेखा से अगर पूर्व में स्वदेश है आपका, तदा तत्र पूर्वमेव अर्धरात्रित्वात्, यतो ही तत्र अर्धरात्रि स्यात्, उदयः स्यात्, या कहाँ पे घटनाः स्युः,
तत्र भवेयुः नाम तत्र यतो हि पूर्वमेव घटन्ते अतः तत्र ऋणं विधेयम् अथ च पश्चिमदिशि रेखातः पश्चिमदिशि यतो हि सर्वाः खगोलीयाः घटनाः अनन्तरं घटन्ते अतः तत्र योजनीयम् इति अभिप्रायः। तो इसलिए पूर्वमेव अर्धरात्रित्वात् ऋणम् अप्रतीच्यां स्वदेशश्चेत् तत्र रेखार्धरात्रितः पश्चात् अर्धरात्रित्वात् धनं विधीयते, उससे धन कर देंगे। तदा लंकार्धरात्रिकाः ग्रहाः स्वदेशार्धरात्रिकाः भवन्ति ग्रहाणां स्वतः पूर्वाभिमुखी गतित्वात् इति साधुक्तम्। तो ये आज मैंने देशांतर फल, अच्छा ये जो बात अभी ये सूत्र में कही है कि ये मैंने आपको जो दिखाया कि स्पष्ट भू परिधि योजन में ग्रह की गति कला मिलती है, तो इसमें कितना मिलेगी आपको, जो देशांतर योजन में कितना मिलेगी। ठीक, इसी सूत्र को उन्होंने क्या किया, यहाँ कह दिया, क्या कहा कि तेन देशांतराभ्यस्ता। देख लीजिए जो आपका स्पष्ट परिधि आया है उसमें देशांतर, ये देशांतर योजन देख रहे हैं ना, मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए रेखा देश से स्वदेश का अंतर 100 योजन का है, तो 100 योजन आ गया। इस 100 योजन को आप क्या करेंगे, स्पष्ट भू परिधि में गुणा कर लेंगे। तेन देशांतराभ्यस्ता, तेन अर्थात स्पष्ट भू परिधिना, वो जो स्पष्ट भूपरिधि आप निकाले थे ना, लंबज्जाग्नस त्रिजीवाप्ता स्फुटो भूपरिधि स्वकः, तो वो जो स्फुट भूपरिधि निकाले आप स्वदेशीय स्पष्ट भूपरिधि, तेन परिधिना स्फुट भूपरिधिना अभ्यस्तः अर्थात गुणितः। अभ्यस्त का क्या अर्थ हुआ, गुणितः, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, देशांतर योजन को। ठीक है, तेन देशांतराभ्यस्ता ग्रह भुक्ति विभाजिता, और ग्रह भुक्ति से भाग दे देंगे। अच्छा वो उस वाले सूत्र को हमने फिर इसमें लिखा ही नहीं, चलिए उसको भी लिखे देते हैं। तेन देशांतराभ्यस्ता ग्रह भुक्ति विभाजिता कलादि तत्फलम प्राच्याम। देखिए ग्रह गति कला, देखिए ये है, ये लिखा तो है, क्या उन्होंने बोला कि देशांतर से, ये जो देशांतर योजन है, इस देशांतर योजन को तेन देशांतराभ्यस्ता, यानी कि देशांतर योजन से आपने गुणा कर दिया, और ग्रह भुक्ति विभाजिता, ग्रह भुक्ति से अच्छा तेन देशांतराभ्यस्ता ग्रह भुक्ति ही कि देशांतर योजनेन अभ्यस्ता ग्रह भुक्ति ही। अच्छा ये देखिए, ये है इसका अब ऐसे देखिए कि देशांतर योजनेन अभ्यस्ता ग्रह भुक्ति है तेना स्फुट भू परिधिना विभाजिता। इसका अन्वय इस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे कि देशांतरा क्या बोला उन्होंने कि देशांतराभ्यस्ता ग्रह भुक्ति, देशांतर योजन ये हो गया, इस देशांतर योजन से ग्रह भुक्ति मतलब कि ग्रह गति की ग्रह की जितनी कलात्मिका गति हुई है 24 घंटा में, तो उस कलात्मिका ग्रह भुक्ति से अभ्यस्त कर देंगे इस देशांतर योजन को। तो उन्होंने क्या कहा, तेन को आप हटा दीजिए, अभी तेन बाद में आएगा कंफ्यूजन इससे हो गया था कि देशांतराभ्यस्ता ग्रह भुक्ति तेन स्फुट भूपरिधिना विभाजिता। ठीक, तेन देशांतराभ्यस्ता ग्रह भुक्ति विभाजिता, तेन विभाजिता, तेन केना स्फुट भूपरिधिना, तो स्पष्ट भूपरिधि योजन से विभाजित कर देंगे किसको, ग्रह भुक्ति देशांतराभ्यस्त ग्रह भुक्ति को। तो आपको क्या मिलेगा, कलादि तत्फलम, जो कलादि फल आएगा उस फल को कलादि तत्फलम प्राच्याम ग्रहेभ्य परिशोधित। प्राची में अगर स्वदेश है तो ग्रहेभ्य जो आपका मध्य हरगणोत्पन्न जो ग्रह आया है उसमें माइनस कर देंगे कला, उतनी कला। और रेखा प्रतीचि संस्थाने, रेखा से अगर पश्चिम में आपका स्थान है तो आप क्या कर देंगे, उतना प्रक्षिपे, उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो स्वदेश जाहा स्वदेशीय भूपरिधि हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा कह देता हूं इस बात को, आप थोड़ा ध्यान लीजिए। जो श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक में अन्वय में गड़बड़ी ना हो, श्लोक में अन्वय में गड़बड़ी मत कीजिएगा। यहाँ तेन का अन्वय इधर से मत कीजिएगा, आपको तेन का मतलब हुआ तेन स्फुट भू परिधिना, तो तेन परिधिना विभाजिता, तेन विभाजिता कहना पड़ेगा आपको। ठीक है, और क्या कहना पड़ेगा, तो तेन किम विभाजिता, तो कहते हैं देशांतराभ्यस्ता ग्रह भुक्ति, देशांतर गुणित जो ग्रह भुक्ति है वो तेन यानी स्फुट भू परिधिना विभाजिता। तो आपको कलादि फल मिलेगा, और उसको इस तरीके से आप जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे। जोड़ेंगे कब, जब आपका देश पश्चिम में हो, और घटाएंगे कब, जब आपका देश पूर्व में हो। इसको मैंने उदाहरण देके भी इस बात को समझाया। तो मेरे ख्याल से इतना आज बस करते हैं। एक कहानी है
वो कहानी कल कर लेंगे। जो गूढ़ार्थ प्रकाशिकाकार ने इसमें टीका में लिखी हुई है उस कहानी के बारे में कल चर्चा कर लेंगे। तो रेखा देश के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, इसलिए रेखा देश के बारे में कल बात नहीं करेंगे। और फिर देशांतर का जानने की दूसरी विधि जो है ग्रहण के उन्मीलन इत्यादि के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इत्यनेन अवसायामि वाचम। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम।